Assalamu alaikum class. I'm your chemistry teacher, Miss Sitra Anwar, and today we will discuss about introduction to chemistry. Chapter 1 है chemistry का introduction to chemistry और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ केमिस्ट्री। यानी हम इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। बेसिकली हम इस हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे। हियर इज़ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स शेयर की हैं, सो टेक अ लुक। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के मायने हैं कि लोहे की चीज़ पर जंग का लगना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कीलों की मिसाल ली है कि मैंने कीले यूज़ किए हैं पिक्चर में, और इन कीलों पर जो है वो ऑरेंज कलर का कुछ आपको डिपोजिशन, कुछ कलर नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये जंग लगा हुआ है और ये भी एक केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड टॉपिक इज rotting bananas. rotting bananas फ्रूट है बनाना एक। इसमें आप देखें 3 अलग अलग कलर के बनाना के जो है वो चेंजेस हैं। सबसे लास्ट में ब्लैक कलर का हो चुका है बनाना। जो ब्लैक कलर का बनाना है ये बेसिकली ये ब्लैक भी एक केमिकल चेंज की वजह से हुआ है, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है केमिस्ट्री की, क्योंकि इसमें हम केमिकल चेंज को शो कर रहे हैं। सेकंड, बेकिंग अ केक। जब केक बेक करते हैं तो एक मोल्ड हम तैयार करते हैं। लिक्विड फॉर्म का मोल्ड होता है, वो लिक्विड टाइप का मोल्ड होता है, और उसको जब हम बेक करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी एक कन्वर्जन है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ, और ये भी केमिकल चेंज को शो कर रही है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स की ये मैंने इमेज शो की है। इस इमेज में जो है वो फायरवर्क्स शो हो रहे हैं, और ये फायरवर्क्स या ये पटाखे वगैरह जो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पर, ये वही फायरवर्क्स हैं। और ये बेसिकली अहम ख़ास किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनसे जो है ये बनाए जाते हैं, और सिर्फ ख़ास किस्म के उन एलिमेंट्स को मुकम्मल तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, उनके बिल्कुल मिनट ट्रेसेस पार्टिकल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये फायरवर्क्स में यानी हमारी जो है वो एक्सप्लोजन हो रही है, एक तरह से एक्सप्लोजन नज़र आ रही है कि एक्सप्लोड हो रहा है ये। तो ये जो एक्सप्लोजन है ये भी एलिमेंट्स की वजह से है, ये केमिकल चेंज। और इन्हीं एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स को यूज़ करके हम जो है टरबाइंस, बॉम्ब्स और जो है वो डिफरेंट जो है वो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी की चीज़ें बनाते हैं। ड्राई सेल। ये ड्राई सेल एक आम तौर पे जो सेल होता है वही सेल है, उसका नाम है, ये मैंने इसकी पिक्चर शेयर की है। ड्राई सेल है ये। ड्राई सेल बेसिकली इसके अंदर केमिकल होते हैं, केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं और केमिकल्स को यूज़ करके हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री। विनेगर एंड बेकिंग सोडा। इस इमेज में एक बीकर है और उसके अंदर बेकिंग सोडा रखा हुआ है और दूसरे बीकर में विनेगर है। दोनों को आपस में मिक्स करने से फोर्थ पिक्चर में इसमें एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है, और ये सॉल्यूशन क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये भी केमिस्ट्री की एग्जाम्पल हैं, और ये केमिस्ट्री की एग्जाम्पल जो है वो इसलिए भी बहुत कॉमन है क्योंकि ये विनेगर और बेकिंग सोडा आम तौर पे हमें यूज़ हम कर रहे होते हैं अपने डेली पर्पस में। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक और अच्छी बेहतरीन एग्जाम्पल है केमिस्ट्री की। मेटाबॉलिज्म में मैंने एक इमेज शेयर की है। इस इमेज में स्टमक शो हो रहा है। स्टमक के अंदर कुछ फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट हो रहा है और ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक
फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है केमिकल की मदद से जिसका नाम है HCl, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको जो है वो उसकी कन्वर्जन हो रही है, और वो कन्वर्जन भी जो है वो किसके थ्रू हो रही है, केमिकल चेंज के थ्रू हो रही है, और जो बन रहा है प्रोडक्ट वो भी केमिकल है. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री. नाउ अब ये जो तमाम एग्जाम्पल्स हमने देखी, और इन सबको देखने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये तमाम एग्जाम्पल्स में हमें मैटर नज़र आया, हमें कोई ना कोई मटेरियल नज़र आया, कोई ना कोई चेंज होता हुआ नज़र आया. तो अगर हमें मटेरियल नज़र आया तो एक लफ्ज़ यहाँ मैटर मैंने शेयर किया है, और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखती हो, जैसे कि वो तमाम चीज़ें वज़न रखती थी, जगह घेरी हुई थी उन्होंने. सिमिलरली मैटर की डेफिनेशन भी ये है, मैटर भी किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जगह घेरे, वज़न रखे. अब मैटर 3 किस्मों के होते हैं या 3 तरह के होते हैं वैसे आम तौर पर, लेकिन अब जदीद दौर में एक और मैटर की स्टेट जो है वो बन चुकी है, और उसका नाम है प्लाज्मा. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के तहत 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुकी हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर की जाती है, जो कि अभी कॉमनली नहीं उसके बारे में अवेयरनेस है. नेक्स्ट, सॉलिड. एक एग्जांपल है सॉलिड की, वॉल है, और ये रिजिडिटी शेप शो कर रही है, एक इसकी मखसूस शेप है, और ये शेप कोई भी चीज़ जो शेप हो जिसकी और इसकी ठोस शक्ल हो वो सॉलिड की स्टेट में जो है आती हैं वो तमाम मैटर. और ये लिक्विड है एक और एग्जांपल इसमें, वाटर. और लिक्विड तमाम जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे लिक्विड हो, चाहे जूस हो, चाहे ऑयल्स हों, ये तमाम लिक्विड इन नेचर है, क्योंकि इनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, और ये इसी वजह से इनकी कोई ठोस शक्ल नहीं होती. इनको जिस भी वॉल्यूम में, जिस भी कंटेनर में, जिस भी शेप में लाना चाहें लाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल लिक्विड की एक और एग्जांपल है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. और ये जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ पर ये शो किया जा रहा है, ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये पूरा रिवर भरा हुआ है समंदर के पानी से, दरिया के पानी से, या समंदर के पानी से, समंदर के पानी से. तो ये जो भरा हुआ है पूरा, ये जितनी जगह इसको मिलती जाएगी उतना फैलता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी कोई शेप नहीं है. इसको जिस सतह पर रखा जाएगा ये उस सतह के शेप का या उस सतह पर स्प्रेड होगा, एक्सपेंड होगा. गैस, ये चूल्हे की एग्जांपल है, इसमें जो है वो फ्लेम जल रहा है, और ये फ्लेम भी एक मखसूस गैस है जिसकी मदद से बर्न हो रहा है, जल रहा है, क्योंकि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. एक और एग्जांपल है गैस की, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें से ये जो है स्मोक, धुआं नज़र आ रहा है निकलता हुआ, ये जो धुआं निकल रहा है इन गैसेस की फॉर्म में, तो ये कोई ना कोई केमिकल चेंज है जिसके नतीजे में ये गैस की फॉर्म में ये एक्सेस गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है. नेक्स्ट, अब डेफिनेशन मैं ज़ाहिर है केमिस्ट्री की आपसे शेयर करूँगी. तो ये जो तमाम पुरानी मैंने पिछली जितनी मिसालें अभी ऊपर स्लाइड्स में शेयर की हैं, उनको जो है वो याद रखते हुए अगर हम कंसीडर करें उनको, तो उनमें हमने देखा कि उनके स्ट्रक्चर अलग अलग थे, उनकी कंपोजिशन भी ज़ाहिर अलग होगी, और उन तमाम मैटर की में चेंजेस आ रहे थे. तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन एग्जैक्टली यही है, क्योंकि केमिस्ट्री की डेफिनेशन के मुताबिक ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन, यानी उसमें कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़. कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर का मतलब ये कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. कंपोजिशन कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, और स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स किस शेप में अरेंज्ड हैं वो स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे. एंड द लॉज, और वो तमाम कवानीन जो कि मैटर में होने वाले चेंजेस को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे, वो तमाम चेंजेस, और उन चेंजेस को जो लॉज गवर्न कर रहे हैं वो लॉज भी हम मैटर के जो लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे, और ये केमिस्ट्री की ब्रांच में हम पढ़ेंगे.
अगेन रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये तीन एक हिस्से में आते हैं कि उसकी साख, बनावट, उसका बिहेवियर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और वो तमाम क़वानीन कि जिनके ज़रिए जो मैटर में होने वाले चेंजेस हैं वो गवर्न किए जा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, उन तमाम चेंजेस को भी हम मैटर में पढ़ेंगे, वो चेंजेस और उन चेंजेस के लिए जो लॉज बनाए गए हैं वो लॉज, और इन मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर हम केमिस्ट्री की ब्रांच में, केमिस्ट्री की साइंस की इस ब्रांच केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। So the branch of science which deals with the study of composition, properties, structure and the laws governing the changes that occur inside matter is called chemistry. Next, mass. Mass किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चीज़ वजन रखती हो। The quantity of matter present in a body, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी कोई क्वांटिटी हो, जिसका कोई मेजर हो, द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास मैटर की क्वांटिटी को, मैटर की मिकदार को कह रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। इसका यूनिट होता है किलोग्राम। यहाँ मैंने कुछ जो है वो यूनिट्स शो किए हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, एंड सिमिलरली 1 kg इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। तो ये कन्वर्जन्स हैं। खैर अभी इनसे हमारा इतना ताल्लुक़ नहीं, मैंने आपकी नॉलेज के लिए शेयर किए हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये मास है। मास क्या होता है? मैटर की क्वांटिटी, मैटर की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल शेयर की गई है मास की। एन एप्पल इज वेइंग बाय द हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस। एक एप्पल वजन किया जा रहा है वेइंग बैलेंस की मदद से, वजन करने वाली मशीन की मदद से। और इसमें ये एक मैटर है और इस बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा रहा है। इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी जो भी वैल्यू शो करेगी वो इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का मास कहलाएगा, क्योंकि वो इसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, वेइंग बैलेंस। तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। वेट, वेट फोर्स को कहते हैं, ऐसी फोर्स को कि जिसके ज़रिए अर्थ तमाम सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ऐसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। ऐसी फोर्स कि जिससे अर्थ तमाम सब्सटेंसेस को अपनी सेंटर की तरफ खींचे रहेगी, वो फोर्स वेट कहलाएगी। और ये फोर्स वेट का यूनिट है न्यूटन। और ये फोर्स वेट, ये जो वेट बेसिकली एक फोर्स, जो कि एक फोर्स है, ये बराबर है मास इनटू ग्रेविटी के, जहाँ पे W वेट को कह रहे हैं, M मास को और G ग्रेविटी को कह रहे हैं। यानी वेट की मदद से अर्थ अपनी तरफ जिन मासेस को खींचे रखती है, तो खींचे रखने के लिए भी एक कुव्वत की ज़रूरत है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। तो वेट वो फोर्स है। अगर बॉडीज़ में वेट ना हो, वेट वाली फोर्स ना हो, तो अर्थ की अट्रैक्शन पर फर्क पड़ेगा। यानी वेट वो फोर्स है जिसके ज़रिए अर्थ अपने सेंटर की तरफ सब्सटेंसेस को, मास रखने वाले सब्सटेंसेस को खींचे रखती है, अट्रैक्ट रखती है, और वो अट्रैक्शन अर्थ में ग्रेविटी की वजह से बनती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हम 3 टर्म्स यूज़ करते थे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें तो वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि वो स्पेस जो कोई सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर ले वो उसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वॉल्यूम की एक एग्जांपल है। इसमें एक टेबल है और इस टेबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। लैपटॉप रखा हुआ है, कैलकुलेटर है, सेलफोन है, बुक है, नोटबुक।
कप रखा हुआ है, तो इन तमाम की लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, और इन्होंने अपनी अपनी सरफेस पर एक मखसूस एरिया कवर किया हुआ है। तो ये एरिया जो इन्होंने कवर किया हुआ है वो इनका वॉल्यूम कहलाएगा। यानी अगेन इसको रिवाइज करते, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, चाहे वो लेंथ में हो या ब्रेड्थ में हो या हाइट में हो या तीनों में हिस्सों में हो, वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। आज हमारा चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की हम कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे। उनकी ये नेम्स हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ये नेम्स जो हैं लिखे मैंने, ये आप पढ़ लीजिएगा और इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स, यानी दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिल के बनने वाले कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन सेकेंड एलिमेंट है। जो हम इसमें दो जो एलिमेंट्स के नाम मैंने लिए हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के तमाम कंपाउंड्स, तमाम मॉलिक्यूल्स जो है, तमाम स्ट्रक्चर्स हम हाइड्रोकार्बन्स के पढ़ेंगे और इनसे मिलके बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे, वो भी स्ट्रक्चर्स हो, वो कंपाउंड्स भी हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर डीएनए जो है वो हमारे सेल में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में, और ये जो डीएनए होता है ये इसके स्ट्रक्चर में भी जो है वो हाइड्रो और कार्बन मौजूद हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये भी एक एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की कंपाउंड की। बायोलॉजिकल एग्जांपल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। तो इनके कंपाउंड्स होते हैं इसमें डीएनए में। तो ये जो, जैसे शुगर की अगर बात कर रही हूँ मैं, तो शुगर की बात करने का मकसद यही है कि शुगर के स्ट्रक्चर में भी कार्बन और हाइड्रोजन के जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कार्बन और हाइड्रोजन का होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन की। सेकेंड, अल्कोहल। अल्कोहल अमूमन डेली लाइफ में घरों में यूज़ होता है। ये भी जो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन के जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, और ये लेबॉर्ट्री पर्पस पे लैब्स में भी यूज़ होता है। एक केमिकल है शुगर। शुगर भी हाइड्रोकार्बन इन नेचर, मतलब हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं शुगर में भी। हाइड्रोजन और कार्बन के स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन और हाइड्रोजन का है। साथ में और दीगर ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, मगर कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखेंगे, हाइड्रोकार्बन कॉमन है। जैसे ऊपर वाली तमाम मिसालों में हाइड्रोकार्बन कॉमन था। मीथेन, अब ये गैस है, ये चार मैंने हाइड्रोजन के एटम शो किए और एक कार्बन का। ये इस गैस का स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोकार्बन की जो है वो एग्जाम्पल मिल रही है कि एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन के एटम के साथ लगे हुए हैं। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स, रॉक्स, माउंटेन्स। वो तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, डेट इज़ मिनरल्स एंड रॉक्स। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ elements and their compounds generally obtained from non-living organisms, that is from minerals, is known as inorganic chemistry. अब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है टेबल सॉल्ट, NaCl इसका फॉर्मूला है, ये भी इनऑर्गेनिक इन नेचर है।
डायमंड इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ये एक अलग एलिमेंट है। स्पून एंड फोर्क सिल्वर के बने हुए होते हैं, ये भी एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एग्जाम्पल ली गई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एग्जाम्पल इसलिए ली गई है क्योंकि यहाँ पर ये इनऑर्गेनिकली बिहेव कर रही है। यहाँ पर अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस इमेज में इसलिए शेयर की गई है, यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज वगैरह बनी हुई हैं इनमें से रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। कंबस्टिबिलिटी के नतीजे में, जलने के अमल में जो है, या रिजल्टेंट प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट बनने के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम सारे फिजिकल चेंजेस, तमाम सारे लॉज और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन के, और उनकी कॉम्बिनेशन के केमिकल रिएक्शंस, तमाम फिजिकल चेंजेस, ऑल द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जो एटम्स के कॉम्बिनेशन को गवर्न कर, और मॉलिक्यूल्स को, उनके केमिकल रिएक्शंस को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनके लॉज, उनके प्रिंसिपल्स को हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है, इसमें फिजिकल चेंजेस हैं, ये मेल्टिंग आइस, बर्फ़ का पिघलना, या ये वुड जो है ब्रेक डाउन हो रही है, चॉपिंग वुड, या ये श्रेडिंग पेपर, इसमें फिजिकल चेंज आ रहा है, कोई केमिकल आइडेंटिटी नहीं है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। एक और एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज की, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में फिजिकल चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, मेथड्स और टेक्निक्स पढ़ते हैं, और एनालिसिस करते हैं डिटरमाइन करने के लिए काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। वेरियस कंपोनेंट्स की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी, बहुत सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर कंपाउंड बनते हैं। तो इन एलिमेंट्स की, इन कंपाउंड्स की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं, और उनको एनालाइज करने के लिए कुछ मेथड्स और टेक्निक्स हैं, उनसे हम डिटरमाइन करते हैं उनकी काइंड, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी। वो मेथड्स और वो टेक्निक्स जिनसे एलिमेंट्स की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन करें, और यानी एनालिसिस करें हम, बेसिकली एलिमेंट्स का एनालिसिस हो रहा है, तो ये एनालिसिस हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक लेबॉर्ट्री की एग्जांपल है, इसमें जो है वो साइंटिस्ट जो है वर्किंग कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एक साइंटिस्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब्स, यहाँ पे कलर्स हैं, इन पे एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, इन पे एनालिसिस किया जा रहा है। तो ये सारी एग्जांपल है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। सेकंड एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री की। तमाम केमिकल रिएक्शंस या तमाम केमिकल्स जिनका ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट और एनिमल से, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगेन रिपीट कर दूँ, तमाम केमिकल रिएक्शंस जिनका ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस, वो तमाम केमिकल्स हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, लिपिड्स फैट्स को कहते हैं, फैटी एसिड्स को फैट्स को भी कहते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये इन्हें हम अगर इजी वे में उसमें कहें तो बेसिकली ये जो है वो न्यूट्रिएंट है, ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत की जो है वो प्रोपोर्शन में ग़िज़ाइयत की सब पार्ट्स में आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। और ये प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये लिपिड्स भी, मतलब ये भी केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके। ये शुगर का स्ट्रक्चर है, ये फैट का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ऑल ऑफ देम आर बायोकेमिकल्स, ये तमाम बायोकेमिकल्स हैं। इनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं।
क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल केमिकल्स आर वेरियस, बहुत सारे हैं। मेडिसन, बायोकेमिस्ट्री की वजह से मेडिसन में एडवांसमेंट मिली और इम्प्रूव हुई मेडिसन फील्ड। सेकंड, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ प्रोसेसेस हैं वो पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी वो एक प्रोसेस है जो न्यूक्लियस के ज़रिए होता है, और इस प्रोसेस में न्यूक्लियस में से ना नज़र आने वाली शुआएं रिलीज़ होती हैं, और ये ना नज़र आने वाली शुआएं जो हैं, इनके 3 नाम हैं। ये एक ग्रीन एरो से इंडिकेट किया हुआ है: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेडिएशन। अब ये न्यूक्लियस एक मखसूस किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस में से ये रेडिएशंस रिलीज होती हैं, और उसके पीछे भी एक फिनोमिना है, एक कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से उन एलिमेंट्स में से जो है ये रेडिएशंस रिलीज होती हैं। बहरहाल रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना है जिसमें अल्फा, बीटा और गैमा रेज इमिट होती हैं, और इनविजिबल रेडिएशंस की फॉर्म में, ना नज़र आने वाली शुआओं की फॉर्म में रिलीज होती हैं। ये एग्जाम्पल है, एक एटम बना हुआ है पूरा, इसमें न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल कोर में सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस है। इसमें ये ब्लू कलर्ड प्रोटॉन है और ये येलो कलर्ड के जो है वो न्यूट्रॉन इंडिकेट हो रहे हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज है। और आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारा ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो न्यूक्लियस से है, और न्यूक्लियस से है तो इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। ये इसके ऑर्बिट में और आउटर मोस्ट शेल में से इतना जो है वो कंसर्न नहीं है। Environmental chemistry, the branch of chemistry which deals the study of interactions of chemical materials and their effects on the environment of animals and plants is known as environmental chemistry। यानी माहौल का, केमिकल मटेरियल्स का माहौल पर क्या इफेक्ट है, यानी किसके माहौल पर क्या इफेक्ट है, एनिमल्स और प्लांट्स, यानी जानवरों के और पौधों पे के माहौल पर केमिकल्स के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या उनके जो है असरात हैं और क्या उनके का ताल्लुक है। इंटरेक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल मटेरियल्स टुवर्ड्स एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट एनिमल्स हैं और ये ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ये CO2 रिलीज कर रहे हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, और ये एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइकिल है जिससे हमें इंटरेक्शन की और साथ ही साथ हमें जो है वो इफेक्ट्स भी इसके नज़र आ रही है। उसकी एग्जांपल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिनसे मज़ीद और कोई चीज़ और कोई अशिया और कोई ज़रूरियात की चीज़ें बनाई जाएं, वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में बल्क में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो हाईली डिमांडेड होते हैं, जिन जो प्रोडक्ट्स अमूमन ज़्यादातर और थिंग्स जो हैं चीज़ें बनाने के काम आते हैं, तो वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो जिन्हें फर्दर जो है वो यूज़ किया जाता है मज़ीद आगे कोई अलग अलग डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे सोप्स, डिटर्जेंट्स और दूसरे दूसरे क्लीनिंग एजेंट्स। तो इनके अंदर एक कोई केमिकल प्रोडक्ट कॉमन है, वो केमिकल प्रोडक्ट जो इन सब में कॉमन है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट बल्क में इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और फिर वो उनसे यूज़ करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो थिंग्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल सिस्टम की, कि ये पूरा एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक और एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। सेकंड, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच हम पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, और पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि पॉलीमराइजेशन
कि प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और पॉलीमराइजेशन क्या है, और भी 2-3 बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। और इस ब्रांच को पढ़ने से हमें पॉलीमराइजेशन की स्टडी हम करेंगे, और पॉलीमराइजेशन की स्टडी के साथ उन प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वुलन शीट्स हैं, ये भी पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। फाइबर्स, प्लास्टिक्स, फाइबर है ये। सेकंड, ये पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। ये स्मॉल छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, ये मिल जाते हैं और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद ये एक पॉलीमर चेन बन जाती है, और ये पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट है। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये रिएक्ट करेंगे आपस में और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा और ये पॉलीमर बन जाएंगे। पेपर, ये भी पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। प्लास्टिक्स, ये भी पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है, इसकी बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। पीवीसी, वुलन थ्रेड्स, ये भी जो है फाइबर है, ये भी जो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की एक अहम मिसाल है। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, और इस टॉपिक में हम सबसे पहले ग्रीक पीरियड पढ़ेंगे। ग्रीक फिलोसोफर्स, फेमस ग्रीक फिलोसोफर्स के नाम हैं अरिस्तु, प्लेटो, डेमोक्राइटस, और इन्हीं साइंटिस्ट्स की जो है वो मैंने कुछ इमेजेस शेयर की हैं यहाँ पर। दैट इज प्लेटो, डेमोक्राइटस और ग्रीक फिलोसोफर्स। ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं जिनकी अभी आपने इमेजेस देखी, इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं केमिस्ट्री की फील्ड में। सबसे पहले इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन की है वो ये कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है एलिमेंट्स, एटम्स और केमिकल रिएक्शंस का। इन्होंने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया, ये हमें बुनियाद दी एलिमेंट्स की, एटम्स की और केमिकल रिएक्शंस की, कि ये क्या होते हैं या इनको किस जो है वो कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड किया जाए। एक थॉट, एक ख्याल इन्होंने जो है और कंट्रीब्यूट किया, और वो ये था कि मैटर जो है वो डिराइव होता है अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर से। यानी अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर जो है उससे मैटर डिराइव हो रहे हैं, उससे बनाए जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि इन अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर जो हैं, इन मैटर्स की कुछ ओन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ड्राई, हॉट, कोल्ड एंड वेट। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम, फायर वॉज हॉट एंड ड्राई, air was hot, wet and dry, water was cold and wet, and earth was cold and dry। यानी आग जो है वो गर्म थी और ड्राई थी, एयर भी हॉट गर्म थी, वेट यानी गीली और ड्राई खुश्क थी। वाटर को कहा गया कि ये ठंडा भी होता है और ये जो है वो मतलब गीला भी होता है, वेट भी होता है। और इसी तरह अर्थ के बारे में कहा कि ये ठंडा और खुश्क होता है, या ये मैटर जो है ये, इसके बारे में इन्होंने एक अपना जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। सेकंड, रोमन पीरियड आ जाता है उसके बाद। रोमन पीरियड में हम पढ़ेंगे कि रोमन पीरियड में जो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं उसमें मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं। यानी मेटलर्जिकल का मतलब ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को अलहदा करना, सेपरेट करना। सेकेंड है इनेबलिंग ऑफ पोट्री, पोट्री वगैरह बनाना, ये इसकी इनेबलिंग करना, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना। सेकेंड, थियोरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरीज वगैरह है उनकी नॉलेज, और एम्पेरिकल वर्क। नेक्स्ट, मुस्लिम पीरियड। अब यहाँ पे मुस्लिम पीरियड जो है 1600 एडी तक का है, 600 से 1600 एडी तक का है, और ये पीरियड ऑफ अल्कीमी कहलाया जाता है। और अल्कीमी का मतलब है कीमिया या इल्म कीमिया या केमिस्ट की बारे में, जो है केमिस्ट की स्टडी वगैरह। तो द मुस्लिम साइंटिस्ट, अब मुस्लिम साइंटिस्ट के पीरियड को क्या कहा जाता है? द पीरियड ऑफ अल्कीमी। और ये जो पीरियड ऑफ अल्कीमी है इसमें ये मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और उन साइंटिस्ट के नाम हैं जाबिर इब्ने हयान, अल राजी, अल बैरूनी, इब्ने सीना। अब ये जो साइंटिस्ट हैं इनकी साइड में कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, वो बेसिकली उनकी सेंचुरीज लिखी हुई हैं, उनकी जो है वो डेट्स मैंने यहाँ मेंशन की हैं, ये आप देखिएगा। जाबिर इब्ने हयान की कंट्रीब्यूशन ये है कि सबसे पहले तो उनको फादर ऑफ अल्कीमी कहा जाता था, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था। उनके अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने वाइट लाइट पिगमेंट्स डिस्कवर की, और उन्होंने लेबॉर्ट्री अपैरेटस इन्वेंट किए, या उनको जो है वो उनको डिज़ाइन किया। मेथड्स ऑफ डाइंग क्लोथ्स, उन्होंने क्लोथ्स को डाइंग करने के मेथड्स डिस्कवर किए। उन्होंने मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पे भी कंट्रीब्यूशन है उनकी, यानी अभी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मेटलर्जी,
यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये दो एसिड्स हैं, इसमें ये इन्होंने इनकी अचीवमेंट्स थी। वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ जाबिर इब्न हयान। ये जाबिर इब्न हयान की इमेज है। ये जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी, सॉरी फादर ऑफ अल्कीमी या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री में भी इनका, दोनों में इनका नाम आता है। अल राजी, फिजिशियन, केमिस्ट एंड अ फिलोसोफर। वो फिजिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। फिलोसफी पे भी उन्होंने बहुत लिखा है। अचीवमेंट्स, इन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया। इन्होंने एक ऐसा एनेस्थेसिया बनाया, एक ड्रग ओपियम को यूज़ करके, जो अब हम एज सर्जियंस वगैरह या सर्जरी पर जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और एक्सपर्ट सर्जियन थे ये। इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन में डिफ्रेंशिएट किया। और ये अलराजी जो है, इनकी इमेज मैंने शेयर की है, इनकी पिक्चर। सेकंड अल बैरूनी है। अल बैरूनी, इन्होंने फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी। मैथमेटिक्स और जोग्राफी और हिस्ट्री में भी हैं। इनकी अचीवमेंट्स ये हैं कि इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ हमें डिटरमाइन करके दी। और वो जो डेंसिटीज़ हैं वो बेसिकली, अब आपको समझना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटीज़ वर्ड। तो डेंसिटी हम यहाँ कह रहे हैं जैसे थिकनेस की बुनियाद पर। जैसे वाटर और ऑयल है, तो वाटर के मुकाबले में ऑयल ज़्यादा थिक है, ज़्यादा डेंस है। यानी जितना सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो डेंस होगा। तो ये भी एक फ़र्क है। वैसे डेंसिटी हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। मैंने आपको एक बेसिक एक डेफिनेशन बता दी है और आपको इस पर ज़्यादा ध्यान इतना देने की ज़रूरत नहीं। आगे आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे। ये अल बैरूनी हैं, एस्ट्रोनॉमर थे, हिस्टोरियन थे, बोटानिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, पोइट थे, फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, जियोग्राफर थे, ह्यूमैनिस्ट थे। मतलब ये इनकी अपनी जो कंट्रीब्यूशंस हैं। इसके अलावा इन्होंने अचीवमेंट्स ये हैं इनकी कि इन्होंने डेंसिटीज़ डिटरमाइन की थी बहुत सारे सब्सटेंसेस की। यानी वैल्यूज़ होती हैं वो, उनकी डेंसिटीज़ की बुनियाद पर उनकी वैल्यूज़ होती हैं सब्सटेंसेस की, लिक्विड्स की, फ्लूइड्स की। वो इन्होंने डिटरमाइन की। इब्न सीना, ही कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इन्होंने मेडिसन और मेडिसिनल केमिस्ट्री पर बहुत कंट्रीब्यूट किया है। फिलोसफी पर भी कंट्रीब्यूशन है इनकी, मैथमेटिक्स पर है, एस्ट्रोनॉमी पर है। ये इब्न सीना की इमेज आ गई। द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड मुस्लिम पीरियड के बाद 600 AD के बाद ऑनवर्ड जो है वो आ रहा है। और इसमें हम रॉबर्ट बॉयल, यानी इसमें सारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। रॉबर्ट बॉयल की कंट्रीब्यूशन ये है कि वो भी फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाने गए। 1600 AD के बाद ऑनवर्ड सिस्टमैटिक इन्होंने नेचर पर इन्वेस्टिगेशंस की हैं सिस्टमैटिक वे में। कुदरत के ऊपर जो तमाम मटेरियल्स हैं, तमाम जो नेचर में ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर इन्होंने स्टडी की है। नेक्स्ट है सोल एम ऑफ प्रोमोटिंग नॉलेज। और इन्होंने जो है वो जो भी नॉलेज गैदर की उसको जो है वो इनका बेसिक एम था कि वो नॉलेज को प्रमोट करना। एंड ये जो है इमेज है रॉबर्ट बॉयल की। नेक्स्ट जे ब्लैक, ही डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर किया एंड दिस इज जे ब्लैक। जे प्रेस्ले, इन्होंने ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये बेसिकली और गैसेस हैं और कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो इन्होंने डिस्कवर किए, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HCl गैस। ग्रेजुअली आप जब सब्जेक्ट में पढ़ना शुरू करेंगे सब्जेक्ट को, तो आपको भी इन मॉलिक्यूल्स के नाम याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। जे प्रेस्ले। नेक्स्ट शीले, ही डिस्कवर्ड क्लोरीन गैस। इन्होंने क्लोरीन गैस डिस्कवर की है, ये इनकी इमेज है। नेक्स्ट कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन गैस डिस्कवर की। नेक्स्ट लेवॉइजियर, इन्होंने डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन जो है वो हवा का 5वां हिस्सा है, इज 1/5 पार्ट ऑफ एयर। यानी हवा के अगर हिस्से किए जाएं तो ऑक्सीजन का हिस्सा हवा में जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो 5वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट जॉन डाल्टन, ही गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटम्स की मैटर की बुनियाद पे एटम्स के हवाले से कुछ थ्योरीज दी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन्होंने दी, एटम्स के लिए कुछ थ्योरीज दी। आइडिया ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के आइडियाज दिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट, इन्होंने जो है वो एटॉमिक वेट, एटम के वेट का कॉन्सेप्ट दिया कि एटम का वेट क्या होता है। एटम के जो है वो उसी थ्योरी में भी इनका कॉन्सेप्ट था एटॉमिक वेट का।
This is John Dalton. Next, Gay Lussac. He discovered relation between mass and volume of gas. उन्होंने mass और volume of gas, मास और वॉल्यूम यानी वजन और वॉल्यूम जगह के दरमियान में गैस के बारे में बात कर रहे हैं कि गैस के मास और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन जो है वो डिस्कवर किया था कि गैस और मास और वॉल्यूम किसी भी गैस के मास और वॉल्यूम के दरमियान में या रिलेशन है। इन्होंने गैस के बारे में डिस्कवर किया था, अब तो सारे जदीद आ चुका है, लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, रिलेशन जो इन्होंने डिस्कवर किया था वो क्या था, बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। दिस इज गेलोजैक। नेक्स्ट, एवोगैड्रो। ही डिटरमाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट को अगर हम क्वांटिफाई करें तो हम उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मोल, और उस मोल लफ्ज़ को उन्होंने डिटरमाइन किया कि उस एक मोल में यानी एक एलिमेंट में जो यूनिट वैल्यू रखता है वो एक मोल रखता है, और एक मोल जो है वो उन्होंने डिटरमाइन किया कि इस एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, ये एक मोल कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। इन्होंने भी रिलेशन बना के दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के दरमियान में। इन्होंने रिलेशन बना के दिया मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन डिस्कवर किया कि मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के दरमियान में भी रिलेशन होता है। एवोगैड्रो। नेक्स्ट, ड्यूलॉन्ग। He determined the relative atomic and molecular masses of many substances. उन्होंने बहुत सारे जो है वो substances के molecular masses और atomic masses discover किए। Patet, he determined the relative atomic and molecular mass of many substances. Actually जो ड्यूलॉन्ग है और पैटेट हैं दोनों ने साथ वर्क किया था, और इन्होंने भी दोनों ने साथ जो है वो वर्क करके दो जो है चीज़ें डिटरमाइन की थी। नंबर 1 रिलेटिव एटॉमिक मास और नंबर 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। ये पैटेट हैं। नेक्स्ट, जे बर्जीलियस। इन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स जो हैं वो बनाए, उनको इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज जे बर्जीलियस। एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो गए तो उनके सिंबल्स यानी उनको किस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ये जे बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशन है। मेंडलीव जो है उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तरतीब में, एक टेबल बनाया गया और उस टेबल में तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया और उस टेबल को नाम दे दिया गया पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को उनकी पीरियड्स के हिसाब से कि कब कब वो इन्वेंट हुए, कब कब वो डिस्कवर होते गए, उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इन्होंने उस पीरियोडिक सिस्टम के हिसाब से इन्होंने जो है डिस्कवर किए, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट, आर्हीनियस। उन्होंने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दी। ही प्रपोज थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। उन्होंने आयनाइजेशन की थ्योरी दी। आयनाइजेशन क्या है ये लेटर ऑन आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। माइकल फैराडे। इन्होंने ये टर्म्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, रेडियो एक्टिविटी आई भी इससे पहले, और इससे पहले आयनाइजेशन आई, तो ये टर्म से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म्स बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे, रेलेवेंट टॉपिक है इन तमाम टर्म्स से रिलेटेड बुक में। तो इन्होंने कुछ कवानीन थे इलेक्ट्रोलिसिस के। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेपरेट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को, अलहदगी से अलहदा कर देते हैं उनको। तो उनको सेपरेट करने के कुछ लॉज हैं जो माइकल फैराडे ने दिए। दिस इज माइकल फैराडे। जे थॉमसन, ये एक और साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जो कि अभी चैप्टर 1 में आपने एटम पढ़ा था, और एटम में आपने पढ़ा था कि उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में एक रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ये ही इलेक्ट्रॉन है जो उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्वेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट आप भी अपनी बुक में पढ़ेंगे इनकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन को। हेनरी बैकरल। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया था, और रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ कि रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस में से ना नज़र आने वाली इनविजिबल
रेज यानी ना नजर आने वाली शुआएं निकलती हैं, ये ना नजर आने वाली शुआओं का एक न्यूक्लियस में से इमिट होना, रिलीज होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। आगे डिटेल में हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे। दिस इज हेनरी बैक्रेल। मैडम क्यूरी, शी मेड द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। रेडियम एक एलिमेंट है और इन्होंने ये एलिमेंट डिस्कवर किया था, मैडम क्यूरी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन्होंने एटम का जब स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया तो इन्होंने उसके बाद डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस भी होता है एटम के अंदर। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कवरी की। नील बॉहर, इन्होंने रिमूव्ड वीकनेसेस इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, न्यूक्लियस वाले मॉडल में कुछ मिस्टेक्स थी, वीकनेसेस थी, वो इन्होंने नील बॉहर ने रिमूव की। और ये भी आप रदरफोर्ड का वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर आप नील बॉहर की जो है वो वीकनेसेस जो उन्होंने रिमूव करी वो भी आप पढ़ेंगे। उन्होंने इम्प्रूव, एक यानी ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक इम्प्रूव्ड, एक बेहतर एटॉमिक मॉडल जो है वो फर्दर उसको बना के दिया। अब ये जो सारी बातें हो चुकी हैं, इनमें जो बस आपसे यही कहना था कि इन तमाम बातों को जो है वो गौर से पढ़ें और दोबारा रिव्यू किया कीजिए। आज चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर है ये, इसमें हम लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं वो बस डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट रीजंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंट रीजंस, अहम वजूहात को कह रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने की। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज है, यानी केमिस्ट्री के ज़रिए जो है जो मटेरियल्स डिस्कवर्ड हैं रॉ फॉर्म में, उनको यूज़ करके और बेहतर कारकर्दगी के ज़रिए उनको इम्प्रूव किया जाए। ये मकसद है इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज का, कि मटेरियल्स को कारकर्दगी करके, बेहतरीन कारकर्दगी करके उनको मज़ीद और जो है वो बेहतर बनाया जाए, उनके अंदर एडवांसमेंट लाई जाए। एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन की फील्ड में भी ऐसी मेडिसिन की इन्वेंशन की जाए कि जो जिनसे जो है वो डिजीजेस जो है वो क्योर हो सकें। फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटिंग एजेंट्स की के अगेंस्ट कोई मेडिसिन जो है वो प्रॉपर उसकी कोई एंटी जो है वो एंटीडोट बनाया जाए। एक और एग्जांपल है लीफ की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज़ करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करके जो है हमें मेडिसिन भी उससे भी बनाई जा सकती हैं, उससे भी जो है वो केमिस्ट्री की में एडवांसमेंट आएगी और जो है वो डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट, टू डिज़ाइन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल, यानी वेस्ट फॉर्म की किसी चीज़ से, किसी वेस्ट टाइप की चीज़ से कोई फ्यूल, कोई कार्बन, कोई फ्यूल या कोई भी सब्सटेंस बनाया जाए। जैसे कि ये वेस्ट टायर्स हैं, यहाँ एक मशीन है, इसको यूज़ करके यहाँ ये 3 प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, फ्यूल ऑयल, कार्बन ब्लैक, स्टील वायर। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सोसाइटी। यहाँ पे एक इमेज है, इसमें जो है एक ग्लास है ये, इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट है, इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो ये प्रोसेस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे फ्लेम जल रहा है, कंबस्शन हो रही है। ये बेकिंग के लिए मोल्ड, लिक्विड मोल्ड है, इसको तैयार किया जा रहा है और ये कन्वर्ट होगा सॉलिड में आफ्टर बेकिंग। और यहाँ पे एक एप्पल जो है वो खाया जा रहा है, एक बच्ची एप्पल खा रही है और ये एप्पल जो है वो डाइजेस्ट होके जो है वो फर्दर केमिकल्स के ज़रिए ही डाइजेस्ट होगा, केमिकल्स के ज़रिए ब्रेक डाउन होगा और इस तरह जो है वो ये मतलब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी जो हम डेली लाइफ पे अपनी ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। मगर अब हमें ये जो है वो इससे हमें आइडिया हो रहा है स्टडिंग केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री को पढ़ने का, कि दीज आर द सिग्निफिकेंट रीजंस, ये वो अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ताकि हम इन तमाम चीज़ों में और मज़ीद बेहतरी ला सके। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से मैंने कुछ हिंट्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग, बैटरीज, फूड, पेपर, पिल्स, सोप, पेट्रोल, कंक्रीट, प्लास्टिक, क्लॉथ्स, क्रैकर्स, ये जो सारी हिंट्स हैं और इनसे ये भी ये समझ में आता है कि कुकिंग में भी जो है वो हम जो हीट यूज़ कर रहे हैं और जो कितने केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल इन नेचर है,
बैटरीज में जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, वो भी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। फूड्स जो हम खा रहे हैं वो तमाम हमारी बॉडी में केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ये भी केमिस्ट्री को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा पेपर वगैरह, पिल्स, सोप, ये सारे प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनसे ये चीज़ें फॉर्म की जाती हैं। तो इन इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड आप जो है वो पॉइंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट अप्रोच इन केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंट अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। और साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो, या कोई सब्सटेंस जब उसके ऊपर वर्किंग की जा रही होती है तो क्या होता है, बेसिकली साइंटिफिक वर्क के बारे में पढ़ेंगे। और ये साइंटिफिक वर्क एक मेथड के ज़रिए प्रोसीड किया जाता है जिसमें 4 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी एंड नंबर 4 साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। ऑब्जर्वेशन रिसर्च टूल को कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, इस इमेज में एक साइंटिस्ट हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं बबल्स को, ये जो बबल है, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनकी, ये बेसिकली जैसे ही इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया तो इनको एक रिसर्च टूल मिल गया और ये रिसर्च टूल ही आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, आगे इसको बढ़ाया जाएगा इस रिसर्च टूल के ज़रिए। ये ऑब्जर्वेशन ही बेसिकली एक रिसर्च टूल है जिसकी मदद से आगे जो है वो उनको एक सेकंड स्टेप करने का जो है वो मौका मिलेगा, और वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आइडिया को कहते हैं या प्रिडिक्शन, पेशन गोई को कह लें। फॉर एग्जांपल, एक डार्क क्लाउड की एग्जांपल यहाँ पे लिए कि एक डार्क क्लाउड जो है वो जा रहा है सूरज के बिल्कुल सामने आ रहा है, यानी एक डार्क क्लाउड जो है कवर कर रहा है सन को, तो प्रिडिक्शन ये की जाती है कि इट विल रेन होगा, यानी प्रिडिक्शन इज़ अ गुड गैस, प्रिडिक्शन एक गुड गैस है, एक जो है वो पेशेंट गोई है जो साइंटिस्ट किसी भी फिनोमेना, किसी सब्सटेंस की ऑब्जर्वेशन के बाद देते हैं ताकि उसको प्रूव किया जाए कि जो है वो फर्दर उसकी प्रूफ करने के लिए कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस की जाती है, और उस हाइपोथेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद, आफ्टर प्रैक्टिस, वो जो हाइपोथेसिस है, जब प्रैक्टिस हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया उस पर, तो अब वो जो एक्सपेरिमेंट है वो साबित हो जाएगा अगर तो हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपोथेसिस को साबित कर रहा है कि ये सही है, बिल्कुल बात वाजे हो रही है इस एक्सपेरिमेंट से कि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। और इस तरह फिर उस प्रैक्टिस को थ्योरी में इन रिटन लिख दिया जाता है, और उस थ्योरी को फर्दर मज़ीद अगले स्टेप पे पहुंचाने के लिए स्टडी किया जाता है, उस पर डिटेल्ड स्टडी होती है, और फिर थ्योरी से एक स्टेटमेंट डिस्क्राइब किया जाता है तमाम ऑब्जर्वेशंस के अंडर में जो कि नेचर में हैं, और वो थ्योरी जो कि जिसमें से वो स्टेटमेंट बनाया गया है वो लाजमन ट्रू होती है, सही होती है। यानी साइंटिफिक लॉ जब बनेगा तो इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो सही हो, ट्रू हो, गलत ना हो। अब ये मेरी लास्ट क्लास थी जिसमें कुछ बेसिक्स आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछने हो तो मुझ तक आप अपने क्वेश्चन स्कूल के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। मैं उनके आंसर्स के लिए कोई वीडियो